हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, आज मैं आपको पूरे सामाजिक विज्ञान की तैयारी कराने के लिए फिर से एक बार आ गया हूं। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि एक बार आप हमारी पिछली वीडियो जो हमने मैथ्स पे या अंग्रेजी पे या हिंदी पे बनाई थी उसमें जाके देखिए। अंग्रेजी में जो हमने स्टोरी बताई, पैराग्राफ बताया, एप्लीकेशन, वो सारे ही आए थे एग्ज़ाम में। तो शायद आपको बिलीव होगा हम किस लेवल पे तैयारी करवाते हैं। और जो बच्चे अभी तक भी, जिन बच्चों ने हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नीचे दिए गए लाल बटन को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, ना केवल बोर्ड एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम, बल्कि कंपटीशन एग्ज़ाम तक। चलिए शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी ना घबराएं आप लोग। मैं समझता हूं सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर है जो बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होते हैं। दूसरा, जिन बच्चों ने पूरे साल तैयारी की है, आप लोग भी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखिए, आधा घंटे में आपका कुछ नहीं जाता, देखने में हमें कोई ज्ञान ही मिलेगा, कोई नॉलेज मिलेगी, है ना। कोई आपसे कोई चीज़ ले नहीं रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज़, अगर आपको इसकी भाषा याद करने में दिक्कत होगी तो देखिए, मैं आपको कहानी के तौर पे मतलब सिखाने की कोशिश करूंगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप कहानी सुन रहे हैं। तो चलिए एक बार पहले इन क्वेश्चंस को देखिए, फिर मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, जो सैम्पल पेपर में से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, और यकीन मानिए अधिकतर प्रश्न आपके इसी में से आएंगे। तो अपनी तैयारी पूरी करने के लिए एक बार लास्ट तक वीडियो को देखें और कहानी की तरह सुने कि मैं क्या बता रहा हूं, और कॉपी पेन लेके बैठें और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उनको नोट करते चलें। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले एक एक नंबर के कुछ 8-10 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको कैसे हल करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खां या हेनरी डेराजिए। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद दोनों में से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ठीक है। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है एक बार इनको अच्छे से याद कर लीजिए, और जिनका पूरे साल अच्छी तैयारी है तो आप लोग चेक कीजिए कि आपको ये आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठाओं ने कहाँ से प्रवेश किया था? जयपुर, मेवाड़ या कोटा या मारवाड़? तो आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ से उन्होंने सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश किया था। संयुक्त बृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो जब संयुक्त बृहद राजस्थान बना उसमें जोधपुर भी था, कोटा भी था, किशनगढ़ भी था, सिर्फ अजमेर मेड़वाड़ा जो है वो सम्मिलित नहीं था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मतलब मिट्टी नहीं बनती, कौन सा कारक है जो मिट्टी नहीं बनाता? तो देखिए, समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ या ह्यूमस। तो इसमें से कौन सा है? आप देखेंगे समय टाइम के साथ भी बनता है, बाकी सारी चीज़ों के साथ। मृदा का गठन मतलब मिट्टी का खुद बनना, वो तो पूछ रहा है किससे मिट्टी नहीं बनती, है ना। तो ये मृदा का गठन है जिससे मिट्टी नहीं बनती। अगला देखिए, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भारतीय संविधान की हमारे क्या क्या विशेषताएं हैं? तो भारतीय संविधान में संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा। तो हमारे में सारी चीज़ें हैं, संघवाद भी है, संसदीय शासन व्यवस्था भी है और बंटवारा भी है। तो उपयुक्त सभी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई? तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली में ही होगा। देखिए, यहाँ थोड़ा सा ना दिमाग भी लगाना है, क्योंकि हमारी राजधानी दिल्ली में है तो सर्वोच्च न्यायालय भी वहीं पे होगा, है ना। तो इस तरह से थोड़ा दिमाग भी लगाइए। केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद का निपटारा कौन सा न्यायालय करता है? तो देखिए, केंद्र और राज्य में जो विवाद होगा तो उसका निपटारा हमेशा जो सबसे बड़ा न्यायालय होगा वही करेगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, है ना। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये दोनों ही मैसूर के शासक थे, ये याद रखिएगा। और अगला देखिए, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या आलम शाह? तो इसमें से बहादुर शाह जफर जो थे वो हमारे अंतिम शासक थे मुगलों के। अब जो मैं आप लोगों को पॉइंट देने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ से जो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं फिर बता दूँ, या तो ये ऐसे कैसे प्रश्न मिलेंगे या इनमें थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। तो आप लिखेंगे कैसे? याद तो अब याद करने का तो टाइम है नहीं, लेकिन आप इसको समझिए कि मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ, और फिर मैं दोनों तरह से समझाऊंगा, पूरा आंसर और देखिए कहानी के तौर पे आप कैसे याद करेंगे। जैसे देखिए, ये प्रश्न है कि स्थानांतरी कृषि क्या होती है। स्थानांतरी कृषि, देखिए नाम में स्थानांतरण मतलब जो कृषि मतलब ऐसी
खेती करना जिसमें स्थानांतरण करना पड़े, बार बार बदलना पड़े, तो इसमें क्या करते हैं, पहले मैं आपको एक आम भाषा में कहानी में समझाता हूँ। ये खेती जनरली जंगल वाली जगहों पर की जाती है, जहाँ जंगल होते हैं। तो ये छोटे छोटे किसान होते हैं जो छोटी छोटी जगह जो होती है उसके जंगलों को काट देते हैं, वहाँ पर कुछ दिन खेती करते हैं। जब उसकी खेती करते करते जब वो मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है, तो फिर ये आगे जंगलों में चले जाते हैं, फिर उन जंगलों को काटते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। इसीलिए इसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं। समझ में आया? ये तो गई एक आम भाषा। अब देखिए, जिन बच्चों को याद नहीं होता वो इस तरह से समझेंगे, और जो बच्चे देखिए अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनके लिए देखिए मटेरियल भी है। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये सारे जंगली भाग हैं जहाँ पे जंगल मिलते हैं। ये भारी वर्षा, देखिए भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं, मतलब जहाँ बहुत तेजी से बरसात होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियाँ उगती हैं। वहाँ पर वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड साफ कर दिया जाता है। आगे बात समझ में? फिर देखिए, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है, और जो राख बन गई उसको मिट्टी में मिला दिया, और भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि फिर से ये छोड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद वापस वहाँ पे जंगल उग जाते हैं और कृषक नए भूखंड पे चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि, ये भी ध्यान रखिए, इस प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, कर्तन एवं दहन कृषि क्या होती है ना? स्थानांतरण कृषि को ही क्या कहते हैं? कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। मक्का, रतालू, आलू आदि की फसलों को इसमें उगाया जाता है। तो ये हो गया पहला स्थानांतरण कृषि। दूसरा देखिए, रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि क्या होती है? तो देख लीजिए एक बार। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि है। वाणिज्यिक मतलब पैसा कमाना, जिसमें हमारा मेन मकसद होता है कि हम इसको बेच करके पैसा कमाएं, उसको कहते हैं वाणिज्यिक कृषि है। जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है, मतलब ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। इनमें बृहत पैमाने मतलब बहुत बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। श्रम मतलब बहुत से मजदूर लगते हैं काम कराने के लिए, और पूंजी भी बहुत ज़्यादा चाहिए इस खेती के लिए। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। प्रसंस्करण का मतलब कि ये जो उत्पाद बने हैं ये फैक्ट्रियों में वहाँ के पास में ही बना लिए जाते हैं। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की आवश्यकता होती है। परिवहन मतलब अब ट्रकों से इधर से उधर लाया जाएगा ना, जैसे चाय मान लीजिए असम में होगी तो पूरे भारत में जाएगी, तो उसके लिए आपको परिवहन चाहिए, तो परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के कौन कौन से देखिए, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में जैसे रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं। ये तो हो गई काम पूरा आंसर। अब देखिए, अब जिनको पूरे साल नहीं पढ़ा, अब इसको याद करने बैठेंगे तो 1 घंटा चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? ये नाम याद कर लीजिए, जैसे चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि फसलों को उनके वाणिज्यिक नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए उनको आर्थिक तो समझते हैं, आर्थिक कृषि के तौर पर उगाया जाता है। इन्हें उगाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें श्रमिकों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और इनके लिए हमें बहुत बड़े लेवल पे परिवहन की साधन भी चाहिए, ट्रक और अन्य साधन चाहिए होते हैं। भारत और श्रीलंका में मुख्यतः चाय उगाई जाती है। इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना होता है। ये एक आम भाषा हो गई, तो आपको समझना है, फिर अपनी भाषा में इसको बदल देना है। अब देखिए, इसका तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? तो मैं आपको बता दूं मेन कारण क्या था कि वो जो कारतूस थे उस पे गाय, ऐसी खबर फैलाई गई थी कि गाय और सूअर की चर्बी से वो कारतूस के जो मतलब जो ऊपर का खोल होता था ना, जिसको दांत से हटाना पड़ता था, तो जो ऊपर का खोल था वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई है। तो ये हिंदुओं के लिए गाय बहुत सम्मान्य थी, और वो मुस्लिम्स के लिए जो सूअर वाला पोर्शन था वो बहुत गलत था। तो इसीलिए दोनों ही जो हिंदू मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने इसका विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये तो हो गई आम भाषा में आपको आंसर समझाना, आसान भाषा में। अब देखिए इसका एक लैंग्वेज देखते हैं। सिपाहियों के बीच में ऐसी धारणा बन गई थी कि नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया गया था। इस धारणा के चलते उन्होंने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यह उत्तेजना सैनिक विद्रोह का कारण बन गई।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पैलेस ऑन व्हील्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? एक शाही रेलगाड़ी है जो राजस्थान के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जो मेन पर्यटन स्थल हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, वहां पर घुमाने लेके जाती है। हजारों लाखों की संख्या में विदेशी पूरे साल भर राजस्थान आते हैं और पैलेस ऑन व्हील्स जो रेलगाड़ी है उसमें बैठ करके राजस्थान के अलग अलग पर्यटक स्थलों पर घूमने जाते हैं। ये आम भाषा में। अब आ जाइए मेन। प्लेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी है जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती। पर्यटन स्थल समझ गए ना, घूमने वाले जो जगह हैं हमारे, सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न है यह रेलगाड़ी। देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली, कहाँ से शुरू हो रही है? देखा, दिल्ली से, है ना। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, ये तो आप कोई भी 5-7 जो राजस्थान में अपनी जगह है मेन उनका नाम लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यही लिखना है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैलेस ऑन व्हील्स। अब आते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। तो देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। पहले आम भाषा में बता देता हूँ। इस एक्ट के तहत भारत के जो लोग थे उनके जितने भी अधिकार थे उन सबको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की गई और पुलिस वालों को बहुत सारे, जो पुलिस वाले थे उस समय, उनको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए, जिसके कारण जितने भी हमारे बड़े नेता थे उनको लगने लग गया था कि अब हमारा जो अधिकार है वो छिनने जा रहा है। तो इन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। मतलब भारत के लोगों को कभी भी बिना किसी साइन के या बिना किसी कारण के 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था इसमें, कि 2 साल तक उनको जेल में रख सकते हैं। अब देखिए आंसर में भी देख लेते हैं। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इससे भी आ सकता है कि काला कानून किसे कहा गया। देखिए, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए, मतलब अभिव्यक्ति, मतलब आप बोल नहीं सकते हैं सारी चीजें, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए बनाया गया था। तो वहां पर आपको कैसे याद रखना है कि पुलिस वालों को तो अधिकार बढ़ाने के लिए और आम आदमियों के अधिकारों को खत्म करने के लिए एक्ट बनाया गया था। समझ रहे हैं, आसान भाषाओं में ऐसे। इन कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है, और यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के उभर रहे विद्रोह को कुचलने के लिए बनाया गया था। और यह कानून क्यों बनाया था? ताकि भारत में जो विद्रोह शुरू हो गया था कि विदेशियों को, अंग्रेजों को बाहर भगाओ, उसको रोकने के लिए। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट। अब देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत में धर्म के आधार पर लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, धर्म के नाम पर ना तो किसी को बड़ा माना जाएगा ना छोटा माना जाएगा, सभी को समान माना जाएगा। यही धर्मनिरपेक्षता है। अब देखिए इसका मेन भाषा, ये तो आम भाषा हो गई। अब देखिए, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा, जिसका अर्थ है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना तो दबाए, समझ रहे हैं, ना तो उसको दबाए। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे सदस्यों को ना दबाएं, मतलब एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों पर, ऐसा नहीं कि उनकी बातों को दबा दें, है ना। फिर राज्य ना तो किसी खास धर्म के लोगों पर थोपेगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप किसी धर्म को आगे बढ़ा देंगे, नहीं, और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, मतलब धर्म के नाम पर पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। अब अगला देखिए, धर्मनिरपेक्षता समझ गए। धर्म के आधार पर भारत में क्या क्या, धर्मनिरपेक्षता में भारत में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, वो हो गया आपका धर्मनिरपेक्षता। अब न्यायपालिका के दो का, न्यायपालिका मतलब कानून व्यवस्था जो है हमारे, वो उनका क्या काम है? एक तो विवादों का निपटारा करना। अरे कोर्ट में क्या क्या काम होता है वो याद करो, जैसे विवादों का निपटारा करना, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। नहीं आ रहा तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे? कानून की रक्षा करना। ठीक है, अब देखिए जैसे विवादों का निपटारा, तो न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकार, दो राज्यों, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों का हल करती है। तो किस किस के विवाद? जैसे लोगों के बीच होने वाले विवाद, राज्यों के बीच होने वाले विवाद, या राज्य और केंद्र के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करती है।
अगला देखिए, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। कानून की रक्षा, अगर कोई व्यक्ति जैसे देश के नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है यदि उसे लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यानी अगर उसको लगता है कि उसके मौलिक अधिकार, जो उसको अधिकार मिलने चाहिए, उन्हें नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने जो हमारे न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ये तो हो गए इसमें खास तौर पे इसके कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ, गौर से देखते जाइएगा। अगला देखिए, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। परंपरागत, नाम में ही आंसर है। परंपरागत जो जिनका हम अभी उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारे परंपरागत हो गए। गैर परंपरागत जिनका हम अभी यूज नहीं कर रहे लेकिन भविष्य में हम इनका उपयोग करेंगे, जैसे सौर ऊर्जा, समझ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नए नए ऊर्जा, बायोडीजल, ये सारे गैर परंपरागत में आएंगे। चलिए अब इनका एक बार देख लेते हैं। ऊर्जा के परंपरागत साधन वे हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नियमित रूप से करता चला आ रहा है। समझ रहे हैं, मतलब ऊर्जा के परंपरागत साधन वो हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नियमित रूप से करता चला आ रहा है। फिर कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति परंपरागत ऊर्जा के साधनों की श्रेणी में आते हैं। अब जैसे आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, कोई 2 उदाहरण दीजिए परंपरागत ऊर्जा के, तो ये दे देने हैं आपको। ये प्रश्न बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। जल को छोड़कर ये सभी साधन अनापूर्ति साधनों की श्रेणी में आते हैं। अनापूर्ति क्यों बोला? एक बार इनका उपयोग कर लिया तो दोबारा क्या उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनापूर्ति बोला। जैसे पेट्रोल गाड़ी में डलवा लिया एक बार तो उसको यूज कर लिया, आप दोबारा थोड़ा ना यूज कर सकते हैं आप, तो इसलिए उसको अनापूर्ति साधन बोला गया है। इनका एक बार उपयोग कर दोबारा उपयोग संभव नहीं है। गैर परंपरागत देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग परंपरागत साधनों के उपयोग के पहले से होता चला आ रहा है, पहले से ही होता चला आ रहा है। जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कूड़े कचरे, गोबर, मलमूत्र से तैयार ऊर्जा इस श्रेणी में आते हैं। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। ये सभी साधन आपूर्ति साधनों की श्रेणी में आते हैं। इनका निरंतर उपयोग होता है और हम इनका निरंतर उपयोग करते रहते हैं। तो ये इन दोनों का अंतर था। अब देखिए, अच्छा, अगर किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करवाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला देखिए, मतदान प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। पहले जब भी प्रश्न आए तो पहले एक बार दिमाग में, अब मतदान आप सभी अपने आसपास देखते हैं, चुनाव होता है, कैसे होता है चुनाव, उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो देखिए, मतदान प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन, मतलब पहले तो ये करते हैं कि मतदान केंद्र कहाँ कहाँ बनाने हैं, फिर मतदाता सूची का प्रकाशन, भाई कौन कौन से लोग वोट देंगे, मतदाता सूची का प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची बनाना, ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य किए जाते हैं। तो ये तो मेन काम हो गए उनके। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। क्या बनाया जाता है? मतदान दल। ठीक है, मतदान दल में कौन कौन होते हैं देखिए, एक पीठासीन अधिकारी, अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है। मतलब उनके पास सूची होती है कि भाई ये सही में इसका नाम है या नहीं है, तो मतदाता सूची से मिलान कर लेते हैं। उसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाती है। कौन सी स्याही लगाते हैं? अमिट स्याही। कहाँ लगाते हैं वो भी देखिए, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर। ठीक है, मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता ईवीएम मशीन पर वोट डालने के लिए मतदान केबिन में प्रवेश करता है। उंगली पे स्याही लगा दी, साइन कर दिए, अब कहाँ गया है वो? मतदान देने कैबिन में, जहां पर ईवीएम का बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डाल देता है और इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये मतदान की प्रक्रिया थी कि कैसे हम चुनाव में मतलब वोट कैसे करते हैं, मतदान की प्रक्रिया कैसे होती है। जो मैंने समझाया इसको बस अपनी भाषा में एक बार और समझ लीजिएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है एफआईआर से आप क्या समझते हैं।
मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग लास्ट तक बन के अच्छे से सुनते रहिए। ये कहानी के तौर पर मैं समझाता जाऊँगा और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे के ऐसे ही आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। थोड़े बहुत अगर घुमाएंगे भी तो आप लोग उनको फिर किस तरह करेंगे ये भी मैं आखिरी में आपको ज़रूर समझाऊँगा। एफआईआर, तो एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट। जैसे मान लीजिए कोई भी कांड हो गया, जैसे मान लीजिए चोरी हो गई या कुछ भी हो गया, तो हम थाने में जाकर के जो पहली रिपोर्ट वहाँ लिखवाते हैं ना, उसे ही एफआईआर कहा जाता है। ठीक है, इसे प्राथमिकी भी कहा कहते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। मतलब जब एफआईआर करेंगे तो ही उस पर काम शुरू होगा। कानून में कहा गया है कि किसी संगीन अपराध की सूचना मिलने पर थाना के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अगर कोई भी उनको रिपोर्ट मिलती है तो उनको फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। मतलब आपने बोल दिया तो भी उनको लिखना पड़ेगा। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख, अब वहाँ पे क्या क्या लिखेंगे देखिए कि वारदात की तारीख क्या थी, समय क्या था और स्थान क्या था। ये 3 चीज़ें लिखाई जाती हैं। अब देखिए जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। जल संसाधन जो है हमारे आसपास जो पानी के सोर्सेज हैं, हम उनका कैसे संरक्षण करें, कैसे उनको बचाएं। तो सबसे पहले देखिए जल संसाधनों का संरक्षण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको देखिए आप। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण मतलब कम होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। मतलब ये संसाधन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, मतलब हम इसको बार बार उपयोग में ले सकते हैं, तब भी इसके अति उपयोग से और प्रदूषण से इसके उपयोग के लिए यह अनुपयुक्त बना दिया गया है। मतलब इसको इतना ज़्यादा प्रदूषित किया गया है कि अब ये काम लायक नहीं रह गया। बहुत जगह अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक है। मतलब जल में प्रदूषण किस किस से होता है उन सब के बारे में लिख दीजिए। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीरकनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। अजैव मतलब जिनको अपने आप जो खत्म नहीं होते हैं ऐसे, तो वो जब तक पानी में रहेंगे उसको प्रदूषित करके रखते हैं। होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व, मतलब पानी में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से इनको क्या करना चाहिए, शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब उनको पहले ट्रीट करना चाहिए, फिर पानी में, मतलब पहले इसको साफ कर देना चाहिए, तब इसे आगे भेजना चाहिए। वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाले नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। जैसे नहरों में कई बार दरारें पड़ जाती हैं, टूट फूट होती है, तो पानी बर्बाद होता है ना। जल रिसाव को कम करने के लिए देखिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी है। स्प्रिंकलर मतलब ऐसे घूमते घूमते पानी डालते हैं ना, वो वाली विधि। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि भी हमें उपयोग में लेनी चाहिए। कौन कौन सी? ड्रिप और टपकन। ये आपके विज्ञान में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर हम बहुमूल्य जल साधन को संरक्षित कर सकते हैं। मतलब पानी को आप कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहले पानी गंदा कैसे होता है वो बताइए, और हम पानी को कैसे कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में बता दीजिए। अब देखिए, अब जो हमारे प्रश्न आ रहे हैं वो देखिए इधर से। अब अगला है, जैसे चावल पे आपका प्रश्न बनता है, चावल के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चावल की खेती कहाँ कहाँ होती है और क्या क्या इसकी विशेषताएँ हैं। तो देखिए, यह विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है ना। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। ठीक है, चावल के लिए उच्च तापमान, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। चावल के लिए उच्च तापमान चाहिए होता है, और क्या क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। 3 शब्द याद कर लीजिए, उच्च तापमान, आर्द्रता और वर्षा। वर्षा भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, कौन सी मिट्टी, मिट्टी का नाम याद रखिए, जलोढ़ मृदा में। उस पर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है, इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं।
अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें तक भी उगाई जाती हैं। तो ये चावल पे आपका प्रश्न आ गया। अब चावल के बाद देखिए अगला जो आ रहा है वो है आपका आदिवासी किसे कहते हैं। आदिवासी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आ सकता है। तो देखिए आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय है जो जंगलों के साथ जिए आए हैं और आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। कितनी प्रतिशत? 8%। आदिवासी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। वे प्रकृति की उपासना भी करते हैं, मतलब वो लोग प्रकृति के साथ जीते हैं, जंगलों में रहते हैं और प्रकृति के साथ जीते हैं। तो आदिवासी की ये परिभाषा है। अगला देखिए, अब हम जो अगला पढ़ रहे हैं वो है औपनिवेशीकरण क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे वर्ड है औपनिवेशीकरण क्या होता है, वहाँ पे ऐसा प्रश्न मिलेगा औपनिवेशीकरण क्या है। तो आप क्या लिखेंगे? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। मतलब जब वहाँ पर राजनीति में, संस्कृति, एक देश जब पावरफुल होगा, मान लीजिए एक शक्तिशाली देश है, दूसरे शक्तिशाली कमजोर देश पर जब अपना प्रभाव दिखाएगा, समझ रहे हैं? जैसे अभी रशिया यूक्रेन पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हैं? तो इस प्रक्रिया को ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जब एक बड़ा देश राजनीति तौर पर, सामाजिक तौर पर छोटे देश को दबाने की कोशिश करता है तो उसे हम औपनिवेशीकरण कहेंगे। अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता एवं अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था एवं समाज पर नियंत्रण किया, राजस्व वसूल किया। ब्रिटिश शासन के कारण भारत की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज में क्या बदलाव आए, यह समस्त प्रक्रिया ही औपनिवेशीकरण कहलाती है। तो इसमें आप भारत में जो अंग्रेजों ने किया उसको भी आप समझा सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में क्या क्या किया गया और उससे भारत में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। तो ये था औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण के द्वारा हमने ये देखा कि औपनिवेशीकरण जब कोई भी देश दूसरे देश के कमजोर देश को उसके राजनीतिक प्रभाव के कारण दबा देता है या उसके मौलिक अधिकारों में कुछ हेर फेर करता है तो उसको औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब अगला देखिए, निर्वाह कृषि क्या है। तो निर्वाह कृषि क्या होती है वो देखिए। निर्वाह कृषि कृषक परिवार की, किसकी? कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। मतलब जब कोई किसान सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, समझ रहे हैं, जब वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई खेती करता है, जैसे छोटे किसान करते हैं, तो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। जब एक कृषक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है तो उसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। मतलब जब एक किसान सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती करता है तो उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। अब ये आ रहा है नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है राजस्थान जन आधार योजना क्या है। 2019 राजस्थान जन आधार योजना। तो देखिए, राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचे, इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई है, जिसके तहत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड प्राप्त होगा। जन आधार कार्ड दिया जाएगा और इस कार्ड को सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के लाभ लेने तथा पहचान एवं पते के प्रमाण के लिए भी काम में लिया जा सकेगा। तो आम भाषा में बोलें तो यह कार्ड राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के लोगों के लिए बनाई गई है और राजस्थान में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सभी को इससे जोड़ा गया है। आई बात समझ में? तो ये हो गया राजस्थान जन आधार योजना। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है वो है राजस्थान में प्रचलित संगीत। राजस्थान के संगीत के बारे में बताइए। तो देखिए, राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। हमारे यहाँ बहुत सी गाने गाए जाते हैं ना लोकल लेवल पे, है ना। युद्ध के समय कौन से उत्साहवर्धक संगीत की ध्वनियाँ एवं वाद्य यंत्रों की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। मतलब युद्ध के समय उत्साहवर्धक गीत गाए जाते थे। यहाँ विविध रंगों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग, कौन सा? मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। ये देखिए, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको आपको बस समझना है और अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों एवं गायकी का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग रागिनियों को प्रचलित एवं प्रसारित किया है। मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाजी, सहजोबाई के नाम भी संगीत में राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध हैं।
संगीत के विविध घराने भी राजस्थान में विकसित हुए। जन सामान्य के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्सव, देवी देवताओं के जागरण एवं वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। तो ये सारा हमारे यहाँ के जो संगीत हैं उनके बारे में बताया गया है कि राजस्थान में कौन कौन से संगीत हैं और वो कितने ही ज़्यादा प्रचलित हैं। अब अगला देखिए, न्यायाधीश जो हमारे जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी कार्य प्रणाली क्या क्या है। तो देखिए, न्यायाधीश समझ रहे हैं, वहाँ पर प्रश्न आएगा कि न्यायाधीश की कार्य प्रणाली बताइए या जज के क्या क्या काम हैं। तो देखिए, एक न्यायाधीश की भूमिका एक मुकदमे में अंपायर या रेफरी के समान होती है। ठीक है, जैसे मैच में कौन आउट हुआ नहीं हुआ कौन डिसाइड करता है, एम्पायर। वैसे किसी ने गुनाह किया है या नहीं किया है कौन डिसाइड करेगा, न्यायाधीश जी डिसाइड करेंगे। उससे उम्मीद की जाती है कि वह पूर्णतः निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निडर होकर अपनी भूमिका का निर्वाह करे। ठीक है, न्यायाधीश सभी गवाहों को सुनते हैं तथा सबूतों की जांच पड़ताल करते हैं। भाई गवाहों को सुनेंगे, देखेंगे कि क्या ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। न्यायाधीश ही प्रस्तुत किए गए सभी तथ्यों, गवाहों आदि के आधार पर निष्पक्ष होकर तय करता है कि आरोपित व्यक्ति वास्तव में दोषी है अथवा नहीं है, कि भाई इसने गुनाह किया है या नहीं किया है। यदि आरोपित व्यक्ति पर दोष साबित हो जाते हैं तो वह सजा सुनाता है। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से ही अपराधी पर जुर्माना या कैद की सजा अथवा दोनों ही सजाएं दे सकते हैं। असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन गांधी जी ने जो इसकी शुरुआत की थी उसका कारण क्या था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जो खिलाफत आंदोलन था, उन सभी मामलों को लेकर के और कैसे लोगों के अंदर स्वराज्य की मतलब कैसे हम आज़ाद हों, इसके लिए लोगों को कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं, इन सब को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये देखिए, जब मैं आम भाषा में बता रहा हूँ उसका कारण ये कि आप आसान भाषाओं में समझें और उसको फिर अपनी लैंग्वेज में लिख दें, क्योंकि हर बच्चा ऐसी लैंग्वेज याद नहीं कर सकता। तो जो मैं आपको आसान भाषा बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए और अपने आप को उसी आंसर को आप अपनी भाषा में लिख दीजिए। समझ रहे हैं, एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा है उसको इससे मतलब है कि असहयोग आंदोलन क्या है, उसको इससे मतलब नहीं है कि आपने उसको किस तरह से लिखा है। समझ रहे हैं, पॉइंट अच्छे से इन सभी चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए मेन आंसर क्या है, ये तो बात हो गई। पंजाब में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाने तथा स्वराज्य की मांग हेतु महात्मा गांधी जी ने 1920 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये 2-3 कारण देखिए, कारण बस याद रखिए, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, फिर कौन सा था, खिलाफत, और दूसरा लोगों के बीच स्वराज्य। अब ये 3 पॉइंट अगर आपको याद हैं तो आप खुद का आंसर खुद ही बना सकते हैं, है ना, इसका उत्तर खुद भी लिख सकते हैं। अब देखिए, पहला असहयोग आंदोलन शीघ्र ही पूरे देश में शुरू हो गया और 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। ये कर लीजिए, अब विद्यार्थियों ने क्या कर दिया, सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। ठीक है, क्योंकि जब आप परीक्षा देने बैठेंगे तो यही शब्द आपको याद रहेंगे, इन शब्दों पे ही आपको उत्तर लिखने हैं। अगला देखिए, मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी और असरफ अली जैसे बहुत से वकीलों ने वकालत छोड़ दी। मतलब वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने वकालत का काम छोड़ दिया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। उपाधियां मतलब जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के जो बहुत फेमस संगीतकार थे या बाकी थे उनको जो उपाधियां दी थी वो भी वापस लौटा दी गई सारी की सारी। फिर विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह जो लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, मतलब लोगों ने विदेशी कपड़ों को पहनना बंद कर दिया। स्वदेशी का व्यापक प्रचार हुआ, मतलब स्वदेशी मतलब खुद के देश में बनी हुई चीज़ों का प्रचार शुरू हुआ। चरखे का काफ़ी प्रचार हुआ और यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। तो जब यह आंदोलन अपने चरम पर था तभी फरवरी 1922 में चोरी चौरा पुलिस थाने पर हुए हिंसक हमले घटना से व्यथित होकर फिर गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब ये ध्यान रखिए क्यों वापस ले लिया, क्योंकि चोरी चौरा जो एक जगह है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वहां पर यह हिंसा हो गई, वहां पर पुलिस थाने को जला दिया गया था, तो इसलिए गांधी जी ने वापस ले लिया इसे।
मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। प्रश्न आपको ऐसे मिलेगा, मृदा का निम्नीकरण क्या होता है। अच्छा ध्यान रखिए, अगर ये प्रश्न छोटे में आता है तो सिर्फ 3-4 लाइनें ही सिर्फ इसकी परिभाषा समझानी है, और अगर ये बड़े में आता है तो ये पूरा समझाना है। ऐसे ही जो मैंने बड़े प्रश्न आपको समझाए हैं, अगर उनमें से सिर्फ 2 नंबर का आए तो सिर्फ आपको उसकी परिभाषा लिख देनी है, पूरा नहीं लिखना है। चलिए अब ये देखिए, मृदा का निम्नीकरण क्या है। मृदा का निम्नीकरण क्या होता है, पहले आम भाषा में बता देता हूँ। मतलब मिट्टी किस किस तरह से खराब हो सकती है, या मिट्टी को किस किस तरह से नुकसान हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे काट दिए हमने, जंगल काट दिए तो भी होगा, मिट्टी का हो जाएगा ना, मिट्टी हट जाएगी ऊपर से। इसके अलावा अब बहुत ज़्यादा अगर पशु घास वगैरह वहाँ पे खा लेते हैं तो ऊपर की जो परत होती है वो खत्म हो जाती है, तो हवा के साथ वो मिट्टी उड़ जाएगी। तो मिट्टी को किस किस तरह से नुकसान हो सकता है, वो उसका निम्नीकरण कहलाता है। संरक्षण, अब हम इसको बचा कैसे सकते हैं, मिट्टी को बचाने के उपाय क्या क्या कर सकते हैं, वो उसका कहलाता है संरक्षण। देखिए अब सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मृदा अपरदन मतलब ऊपर वाली जो मृदा है उस लेयर का हट जाना, क्षीणता मतलब कमी आना। ये दोनों मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मतलब मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही तरीके से मृदा को नुकसान पहुंचता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं, देखिए अभी मैंने बताया ना, मतलब मिट्टी को किस किस तरह से नुकसान हो सकता है। तो वनोन्मूलन मतलब वन कट रहे हों, अतिचारण बहुत ज़्यादा फसल वहाँ पे, अतिचारण मतलब बहुत ज़्यादा जानवरों वहाँ पे अगर वो खा रहे हों घास वगैरह। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, ठीक है। वर्षा, दोहन, भूस्खलन, बाढ़, ये सब हैं जिनसे मिट्टी को नुकसान पहुंच सकता है। अब देखिए इनमें से कोई भी 3-4 शब्द अच्छे से याद कर लीजिए और वाक्य बना दीजिए। मतलब मिट्टी को इन चीज़ों से नुकसान होता है, इसे मृदा का निम्नीकरण कहते हैं, ये आसान भाषा में। अब देखिए उसको बचाने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं। कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न है, जैसे मल्च बनाना। मल्च बनाना पौधों के बीच, जैसे पौधों होते हैं ना उनके बीच में अनावृत मतलब जो मिट्टी खुली जगह जो होती है उसको जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दिया जाता है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। मतलब जो खुली वाली जगह है उसके अंदर हम प्रवाल रख देते हैं, प्रवाल जैसे भर देते हैं, जो सूखी जो होती है ना वो सब भर देते हैं, ताकि उसका ऊपर वाला जो लेयर है ना उसको सीधा जो संपर्क है, आर्द्रता है, वो उसमें से कम नहीं हो। तो इसको कहते हैं मल्च बनाना। वेदिका फार्म, वेदिका फार्म क्या होता है देखो, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बने, ये ना इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। वेदिका तीव्र ढालों पर बनाई जाती है। तो ये जो टेरेस फार्मिंग होती है वेदिका, ये क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना वहाँ पर क्या करते हैं, ढालों पर कि एक ढाल, जैसे ढाल हो गई तो पहले उसमें एक वहाँ पर एक रेल मतलब रेलिंग लगा देंगे। मतलब मिट्टी का एक है ना वो ऐसे प्लेट्स लगा देते हैं, मतलब मिट्टी के घेरे बना देते हैं। तो पानी पहले इसमें रुकेगा, फिर इसमें भरेगा तो इसमें आएगा। तो उसको टेरेस फार्मिंग या वेदिका कहते हैं। ये तीव्र ढालों पर बनाई जाती है ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन भी कम होता है। दूसरा, समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय क्या होती है, देखिए एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाई से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते हैं। मतलब एक प्राकृतिक रूप से मिट्टी का एक अवरोध लगा देते हैं, समझ रहे हैं। मिट्टी की वो वहाँ पर है ना वो बना दिया चारों तरफ, मतलब मिट्टी से घेर देते हैं उसको खेत के चारों तरफ। तो पानी जो है वो वहीं पर रुक जाएगा, मिट्टी जो है उस पानी के साथ बाहर नहीं जाएगी। फिर रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों, तटीय समझ गए जो समुद्र के किनारे हैं, शुष्क प्रदेश जैसे अपना राजस्थान है, में पवन गति, हवा बहुत तेज चलती है तो मिट्टी उड़ जाती है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, कतारों में लगाए जाते हैं। वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर पेड़ों को हम लाइन से लगा देते हैं ताकि मृदा जो है, मिट्टी जो है वो उड़ के जा नहीं सके। समझ रहे हैं, पेड़ हम लगाते हैं ताकि मिट्टी को बांध के रखे। समुच्च रेखीय रोधिकाएं, ये क्या है देखिए, समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों और घास मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिका मतलब समझ गए, जैसे यहाँ पे मिट्टी की हमने वो लगा दी ना, मिट्टी चारों तरफ मिट्टी का वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बांध जैसे बना दिए तुम खेत के चारों तरफ, वैसे ही समुच्च में ये जो रोधिकाएं हैं ये पत्थर और मिट्टी का ये भी लगा दिया। कहने का मतलब है मिट्टी बाहर नहीं जानी चाहिए, उसके लिए अलग अलग ये नाम दे दिए इनको। अब देखिए चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों
नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा क्षति को भी रोकते हैं। मतलब ये चट्टान बांध मतलब जहाँ जहाँ पर जल प्रवाह कम हो रहा है को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि बीच बीच में बैरिकेड बना देते हैं छोटे छोटे से, तो पानी पहले वहाँ रुकेगा, फिर आगे जाएगा, फिर बैरिकेड होगा, तो मतलब हर जगह रुकावट पैदा करते हैं रास्ते में। बीज की फसल उगाना, जैसे वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न विभिन्न फसलें एकांतर कतरों में उगाई जाती हैं। एकांतर समझ गए, मतलब एक बार ये फसल उगाई, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, मतलब एक छोड़ एक दूसरी फसल उगाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मिट्टी है वो बहती नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, अब देखिए इसमें प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्राकृतिक वनस्पतियों का किस प्रकार वितरण होता है। तो छोटा आया तो फिर वही सिर्फ परिभाषा लिखनी है, बड़ा आया तो आपको इस तरह से समझाना है। प्राकृतिक वनस्पति समझ गए, जैसे हमारे आसपास पेड़ पौधे, इनका कैसे वितरण होता है, मतलब कौन सी जगह पे कौन से मिलते हैं, तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें उत्तरदायी होंगी, जैसे वहाँ का भाई मौसम कैसा है, वहाँ पानी का क्या सोर्स है, वहाँ का तापमान कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं कि वहाँ का जो प्राकृतिक वनस्पति वो कैसी होगी। अब चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से देखिए आ गया तापमान आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन से, देखिए वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा, ये 4 में हम बांट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, अब जैसे ये देखिए ये खुद के मन से भी, मैं वही कह रहा हूँ, आप खुद के मन से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए जहाँ भारी वर्षा होगी वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत जंगल बनेगा, समझ रहे हैं, वर्षावन बनते हैं वो बहुत घने और गहरे जंगल बनेंगे। तो बस ये देखते चलिए कि क्या क्या है। तो देखिए वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम होती जाती है। मतलब पानी कम होता चला गया, जहाँ कम बरसात होगी तो पेड़ भी कम होते चले जाएंगे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में, अब ये तो भारी वर्षा हो गया, अब देखिए सामान्य वाले में क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। तो जहाँ सामान्य वर्षा होगी वहाँ घास स्थल बनेंगे। कम वर्षा वाले, जैसे देखिए हमारा जो राजस्थान है कम वर्षा वाला है, तो यहाँ पर जैसे कम वर्षा वाले हैं तो कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहन होती हैं, मतलब नीचे तक जाती हैं, क्योंकि पानी की जरूरत होती है ना उन्हें। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां किसमें चेंज हो जाती हैं, कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति, मॉस और लाइकेन भी इनमें सम्मिलित हैं। तो देखिए ध्रुवीय प्रदेशों में कैसा होता है, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो अगर प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण बोले तो आप इसको इस तरह से समझा सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न ये है, अपीलीय व्यवस्था क्या होती है। समझ रहे हैं, अपीलीय व्यवस्था क्या होती है। तो अपील व्यवस्था क्या है, देखिए अपील व्यवस्था से मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में उस फैसले के विरुद्ध अपील कर सकता है तथा पुनः अपील द्वारा वह अपना मुकदमा देश के सर्वोच्च न्यायालय तक ले जा सकता है। मतलब मान लीजिए किसी को अगर लोअर कोर्ट मतलब सबसे छोटे लेवल पे जो कोर्ट है उसमें उसको कोई आंसर दिया गया, मतलब वहाँ से जो रिजल्ट है, वहाँ से जो उसको न्याय मिला, वो अगर उससे खुश नहीं है उस न्याय से ना, तो उससे ऊपर हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट से भी वो खुश नहीं है तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो अपील व्यवस्था का मतलब है कि अगर आप नीचे लेवल के कोर्ट से अगर खुश नहीं है तो आप ऊपर तक अपनी बात को ले जा सकते हैं। अब आता है देखिए इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहेंगे, तो देखिए इतिहास केवल तारीखों, राजाओं तथा राजवंशों का अध्ययन ही नहीं है, ये समय के साथ समाज में होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन है। ये तो हम सब जानते हैं इतिहास के बारे में। इसकी सहायता से हम स्थानीय स्तर पर पाए जाने वाली चीज़ें कैसी थीं, उनमें क्या परिवर्तन आया, वह सब जानने की कोशिश करते हैं। तो ये इतिहास की बात हो गई कि इतिहास क्या होता है। धात्विक तथा अधात्विक खनिज में अंतर, देखिए नाम में ही आंसर है। धात्विक मतलब धातु, जो धातु से बने हैं, अधात्विक जो धातु से नहीं बने हैं। तो धात्विक खनिज के देखिए, धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनसे हमें धातुएं मिलती हैं। धातुएं समझ गए, लोहा, सोना, चांदी, ये सब धातुएं होती हैं। और फिर देखिए आप एक कर लीजिए, ये जो है इसका उल्टा लिखेंगे। जैसे जिनमें धातुएं मिलती हैं इसमें क्या लिखेंगे, अधात्विक खनिज मिलेंगे।
अब इन्हें पीटकर चादरों में, खींचकर तारों में तथा पिघलाकर और ठंडा करके सिल्लियों में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि इनको नहीं किया जा सकता, है ना। फिर इनमें चमक होती है तो इनमें चमक नहीं होगी। ये याद कर लीजिए, इसका उल्टा लिख दीजिएगा, धात्विक का हो गया, है ना। ये खनिज आग्नेय और कायांतरित सेलों से प्राप्त होते हैं। कौन से? आग्नेय और कायांतरित से, जबकि ये अवसादी सेलों से प्राप्त होते हैं। किससे? अवसादी सेलों से। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब इसके उदाहरण हैं। जबकि इसके क्या हैं? मैग्नीज, नमक, सल्फर, सॉरी आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 2 नंबर या आपके 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं? ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रश्न है, ये रहा। 13 अप्रैल 1919 के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा करने हेतु कई लोग अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। अमृतसर में ये जगह है जहां पर लोग इकट्ठा हुए थे रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। इस बाग में केवल एक ही निकास था, मतलब आने जाने का एक ही रास्ता था इसमें। फिर देखिए, जनरल डायर, ये जो जनरल डायर था ना, इसने बिना चेतावनी दिए, मतलब कोई चेतावनी नहीं दी, इसने निर्दोष नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इन नागरिकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उनमें से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत से लोग मारे गए। नगर में पहले से ही मार्शल लॉ लगा हुआ था। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने के उद्देश्य से जनरल डायर ने 200 भारतीय तथा 50 अंग्रेज सैनिकों के साथ इस बाग में प्रवेश किया। उन्होंने निकास द्वार को बंद कर भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे और सैकड़ों लोगों को मार दिया। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने हमारे देश को झंझोड़ के रख दिया था। और ये जो जनरल डायर था, ये नाम याद रखिएगा, इसने कई हजार, नहीं ज़्यादा तो सैकड़ों लोगों को मार दिया था। कारण क्या था? एक ही निकासी द्वार था, मतलब एक ही जगह से जहाँ से निकल सकते थे, तो उस जगह को उसने बंद किया और 200 भारतीय सैनिक, 50 अंग्रेज सैनिकों के साथ वहाँ पे गोलीबारी कर दी, जिस गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला देखिए, अब आता है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे 2 नंबर या 4 नंबर का मिलेगा आपको, तो इसको अच्छे से करना है। क्या है? देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? या तो ये आ सकता है, या प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण पर एक लेख लिखिए। बड़ा प्रश्न आया तो संरक्षण समझते ना, बचाना, मतलब हमें बचाना क्यों जरूरी है इन लोगों को। तो इस पे तो आप खुद की तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए मैं इसमें 8-10 शब्द अंडरलाइन करूंगा। आंसर कैसे याद करते हैं वो मैं सिखाऊंगा, और फिर देखना आप खुद ही आंसर बनाएंगे। देखिए कैसे। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन, पहला शब्द वन आ गया, तो वन क्या क्या करता है? ये हमारी प्राकृतिक संस्था है, संसाधन है ना हमारे, जो कि पौधे जंतुओं आदियों को क्या करते हैं? घर देते हैं ना, ये उनकी सुरक्षा करते हैं। और साथ ही पारितंत्र को भी पारितंत्र मतलब हमारा जो चारों तरफ का तंत्र है उसे पारितंत्र कहते हैं। को भी अनुरक्षित रखते हैं, मतलब सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास क्या होते जा रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित तथा संकटापन्न हो गई हैं, मतलब बहुत सी जातियों को नुकसान हो रहा है ना। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव हस्तक्षेप। अब देखिए, और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक भी हैं। जैसे मानव ने क्या क्या किया है, जैसे ज़्यादा फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, जंगलों को काट करके उनकी जो लकड़ियां हैं उनका इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रियों को भेजा जा रहा है, नई नई कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, ये मानव हस्तक्षेप हो गए। बाकी भूस्खलन, बाढ़, ये सब जो आते हैं ये सब क्या है? प्राकृतिक कारक हैं, जिसके कारण जंगल नष्ट हो रहे हैं, जो मिलकर एक इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना भी है। शिकार भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा जानवरों का शिकार कर रहे हैं, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है, मतलब बहुत कम हो गए हैं। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम
तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। इनको हम कैसे बचा सकते हैं? तो हम इनका संरक्षण करके भी इनको बचा सकते हैं ना, मतलब हमें इनको बचाना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, देखिए वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो जितने भी हैं प्राकृतिक उद्यान हैं, ये सब हम क्यों बना रहे हैं? ताकि उनको सुरक्षा दे सकें। सकड़ी घाटियों, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए भी आवश्यक है। यदि प्रजातियों के सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अगर मान लीजिए उनकी जो संख्या है वो अगर बराबर बनी रहे तो प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपनी क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। मतलब वही मानव हस्तक्षेप हमने पीछे भी पढ़ा था, वही है। देखिए मनुष्य ने क्या क्या किया है, तो पूरा प्राकृतिक की जो स्थिति है वो खराब कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पे। वही पीछे वाली बातें थोड़ी उसको बढ़ा दिया है इन्होंने बस, कि भाई शिकार से क्या क्या हो रहा है। फिर इसमें देखिए हम शिकार का, ये शिकार अंडरलाइन कर लिया। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता। अब इसको बचाने के लिए, ये तो बात हो गई कि भाई जंगल या जानवर क्यों खत्म हो रहे हैं, अब इनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए। सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्राकृतिक कैंप लगाने चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग, मोर को मारना अवैध है। जैसे भारत में भी इनको मारना अवैध है, तो ये भी उनको बचाने का एक तरीका है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, ये अच्छे से याद कीजिएगा, इस पे छोटा प्रश्न बन सकता है कि CITES क्या है? द कन्वर्सेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। नहीं याद हो CITES क्या है? ये जंगली जानवरों और जंगल को बचाने की संस्था है, ऐसे समझिए, की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। अब जैसे मान लीजिए पूरा आंसर है, अब एक बार देखिए, मैं पूरा तो नहीं, अब क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, मैं एक बार आपको बता दूं। अब जैसे ये अंडरलाइन किए वो शब्द, अब इन पे खुद वाक्य बनाइए। जैसे पारितंत्र, तो पहले तो वन क्या है? वन हमें प्राकृतिक तौर पर सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जीव जंतुओं के रहने का स्थान है और हमारे पारितंत्र को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये तो वन की बात होगी। अब जैसे मानव हस्तक्षेप, जब से मानव हस्तक्षेप जंगलों में बढ़े हैं तो क्या हो रहा है? निरंतर जंगलों की कटाई हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इससे कहीं ना कहीं शिकार, ज़्यादा से ज़्यादा शिकार होने लग गए हैं। देखिए शिकार भी था ना, तो शिकार होने लग गए हैं, जिससे जंगल और जानवर बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। अब इन्हें बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये देखिए राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, जीव मंडल आदि बनाए जा रहे हैं जिनसे हम उनको बचा सकते हैं। तो ऐसे आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, ऐसे अंडरलाइन किया और उसको लर्न करना है, खुद की भाषा में बदलना है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप आसान भाषा में कैसे कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी पशुचारण कौन होते हैं? तो ये लोग ऐसे मतलब भेड़ बकरियों को लेकर के ये कई दिनों तक अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए ना इधर से उधर घूमते रहते हैं। मतलब घुमक्कड़ लोग होते हैं जो घूम घूम करके अपने जानवरों को खाना वाना खिलाते हैं और वही इनके जीने का आधार होता है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, ये मुख्य रूप से राजस्थान, जम्मू कश्मीर इधर पाए जाते हैं। देखिए अब आते हैं आंसर पे। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित हैं। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर देख रहे हैं निश्चित मार्गों से घूमते हैं। मतलब इनका फिक्स होता है कि भाई अभी सर्दियां हैं तो यहाँ रहेंगे, गर्मियों में यहाँ चले जाएंगे।
ठीक है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। इन सबको ये पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। भाई इनको पालते हैं तो उनसे इनको क्या क्या मिलता है, वो सारी चीजें हैं। अब हम आते हैं खिलाफत आंदोलन पे। देखिए खिलाफत आंदोलन क्या था, अभी आपने पढ़ा था जब हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा था, तो देखते हैं। देखिए खिलाफत आंदोलन ऑटोमन साम्राज्य पर 1920 में थोपी गई एक बहुत ही सख्त संधि के विरुद्ध आंदोलन था। ऑटोमन साम्राज्य का खलीफा मुस्लिम समाज का धार्मिक प्रधान होता था। मतलब ऑटोमन जो साम्राज्य था वहां पर खलीफा एक पोस्ट होती थी। खलीफा मुस्लिम समाज का धार्मिक हेड होते थे, वो धार्मिक प्रधान होते थे वो। तो भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने ये जो खलीफा की जो पोस्ट थी, ये जो खलीफा का पद था, इसको समाप्त कर दिया था। इसीलिए पूरे विश्व में इस पोस्ट के लिए जो आंदोलन चला उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। वापस एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिम समाज के जो धर्म गुरु होते थे उनकी पोस्ट को कहते थे खलीफा, और अंग्रेजों ने पोस्ट खत्म कर दी थी। इसीलिए पूरे विश्व में, इवन भारत में भी इसका विरोध हुआ था और इसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। ये 2 नंबर का प्रश्न। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर कीजिए। तो बायोगैस देखिए क्या होता है, ये कार्बनिक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर आदि से बनते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। और ये प्राकृतिक गैस, ये पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। जैसे घरों में हम लाते हैं ना प्राकृतिक गैस, निकालते समय क्या मतलब पेट्रोल जब निकलता है तो उसी के साथ प्राकृतिक गैस निकलती है, ऐसे है ना। अब देखिए बायोगैस ये खाना पकाने तथा घरेलू ऊर्जा का स्रोत है, और इसका उपयोग इसका घरेलू भी उपयोग होता है और वाणिज्यिक भी उपयोग होता है, मतलब फैक्ट्री वगैरह में भी काम में लिया जाता है। तो ये था बायोगैस का। एक लास्ट पॉइंट और इसका, वो भी देख लीजिए। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। ये ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है 2 नंबर का। नवीकरणीय स्रोत क्या है? नवीकरणीय स्रोत जिनको हम बार बार उपयोग में ले सकें उन्हें नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, एक बार आपने यूज लिया वापस ले सकते हैं ना। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उससे जो इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी हमारे पास जो चीजें हैं जो चलती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय। अनवी और गैर नवीकरणीय स्रोत, जिनको एक बार काम में ले लिया तो दोबारा काम में नहीं ले सकते। जैसे पेट्रोल गाड़ी में डलवा लिया एक बार, तो क्या दोबारा वो रहेगा उसके अंदर? नहीं रहेगा, दोबारा डलवाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक बार काम में लेने के बाद खत्म हो जाते हैं, तो उनको गैर नवीकरणीय कहते हैं। तो ये 2 नंबर का आ सकता है, इसको अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है। अगला प्रश्न है RTI। देखिए सूचना का अधिकार किस कानून क्या है, ये प्रश्न 2 नंबर का बहुत अच्छा बन रहा है, अच्छे से तैयार करके जाइए। देखिए कैसे करेंगे। समाज के विभिन्न वर्गों व सामाजिक संगठनों की मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, कब बना था ये? 2000 में। धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन का रूप लेते हुए राष्ट्रव्यापी हो गया। मतलब पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन बढ़ गया। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। कब बना? लेकिन मतलब पूरी तरह से कब लागू हुआ पूरे भारतवर्ष में? कब कानून बना था? 2005 में। जबकि राजस्थान में कब शुरू हो गया था? 2000 में। ये ध्यान रखिएगा। यह कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम है। मतलब जो सरकारी स्तर पर आपको कोई सूचना चाहिए, जैसे आप मान लीजिए किसी सरकारी ऑफिस में पहले जाते थे तो वो लोग बताते नहीं थे। आज अगर आप उनको कोई भी चीज़ पूछेंगे तो उनको 1 महीने के अंदर अंदर, 25 दिन के अंदर अंदर पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो इसी को कहते हैं सूचना का अधिकार, जिसके तहत आप किसी भी सरकारी विभाग में जा करके कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सूचना का अधिकार, जिसको 2005 में पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। अब इसके बाद देखिए अगला जो है वो जो पॉइंट है वो कौन सा है। अब देखिए ये है सेज। सेज क्या है? तो सेज मैं बताऊं आपको कि सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, जिन्हें सेज कहते हैं। मतलब इसके लिए औद्योगिक विकास और जैसे उद्योगों का विकास होगा तो जाहिर सी बात है रोजगार भी बढ़ेंगे। तो इसके लिए एक विशिष्ट एरिया बनाया जाता है, विशेष क्षेत्र बनाया जाता है, जिसको आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, जिन्हें सेज भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है।
ठीक है। अब आते हैं पटसन। पटसन क्या है? तो देखिए, पटसन एक रेशेदार फसल है जिसे सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सुनहरा रेशा। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, क्या क्या चाहिए ध्यान रखिए, उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और यही चीजें चावल के लिए भी थी। मैंने इससे पहले चावल का भी प्रश्न समझाया था। आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर का आपका पटसन था। अब आता है चार्टर। ये आएगा चार्टर एक्ट क्या था? चार्टर एक्ट क्या था? तो देखिए, चार्टर से तात्पर्य था कि इंग्लैंड की अन्य कोई व्यापारिक कंपनी पूर्व के साथ व्यापार करने की होड़ नहीं करेगी। मतलब अगर एक कंपनी वहां काम कर रही है तो दूसरी कंपनियां वहां जाकर के होड़ नहीं करेंगी। समझ रहे हैं? तो ये था चार्टर जिसके तहत कोई भी कंपनी वहां जाकर के होड़ नहीं करेगी। एक कंपनी काम कर रही है तो वही करती रहेगी। अगला देखिए कि रिकॉर्ड जो थे, ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्डों से हमें क्या क्या पता चलता है। भाई, जो ब्रिटिश सरकार के पास रिकॉर्ड थे उनसे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। तो पहला, अधिकारी वर्ग क्या सोचते थे कि भाई उस समय के जो अधिकारी थे वो क्या सोचते थे। फिर अधिकारियों की रुचि किन चीज़ों में थी, कि मतलब क्या क्या चीज़ें वो करना चाहते थे, और वे आने वाले समय के लिए किन चीज़ों को बचाकर रखना चाहते थे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो ब्रिटिश सरकारी रिकॉर्डों से हमें पता चलता है। अगला देखिए, लौह व और अलोह खनिज में क्या अंतर है। तो अभी जो हमने थोड़ा सा लौह वाला देखा था ना, धात्विक और अधात्विक, वो ये वही है, धात्विक और अधात्विक है। उसी को लौह खनिज और अलोह भी कहते हैं। ऐसे खनिज अयस्क जिनमें लोहे के अंश होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लौह खनिज कहेंगे, जिसमें लौह हो। लौह खनिजों में लौह अयस्क, अच्छा ये लौह के अंश होते हैं तो लौह खनिज हैं, लौह के अंश नहीं होंगे तो उसे अलोह खनिज कहेंगे। ठीक है, लौह खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोमियम, कोबाल्ट, कोई भी 1-2 नाम याद कर लीजिए, वो मिलते हैं। जबकि इनमें टिंक, जीन, सोना, चांदी ये सब मिलते हैं। ये प्राय भूरे रंग के होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। ये विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। इन खनिजों का उपयोग इस्पात उद्योग में होता है, जबकि इनका खनिजों का उपयोग कामों में, विभिन्न अलग अलग कामों में किया जाता है। अब इसके बाद आपके जो पॉइंट्स थे, देखिए लगभग बिल्कुल, हाँ ये लोह वाला जो था वो लास्ट वाला था। इसी के साथ ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनकी मैंने आपको तैयारी कराई है। यकीन मानिए इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। पूरे साल अगर आपने तैयारी की है तो कोई बात नहीं, आपको बस एक बार जिस भी किताब से आपने पढ़ा है उन सबको अच्छे से पढ़ना है। और एक बार जिन बच्चों ने, मैं वही कह रहा हूँ, 80-90 या उससे ऊपर की जो परसेंटेज के लिए फाइट कर रहे हैं, एक बार सुन लेना था बस इसको। जो चीज़ें मैंने बताई आपको बस एक बार सुन लेना है, इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, कोई नॉलेज कम तो नहीं हो रहा है। और जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है, मैं आप सबको फिर कह रहा हूँ, इसको अच्छे से 1-2 बार सुन लीजिएगा कि सर ने कैसे समझाया और जैसे मैंने पढ़ाया वैसे। और वहाँ जब भी कोई प्रश्न करें, उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको अच्छे से करें। कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर क्या ये पूरे का पूरा पेपर ऐसा आएगा? ऐसा कोई पेपर नहीं आता कि पूरे का पूरा पेपर आ जाएगा। आपको इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बड़े भी पूछ सकते हैं। कुछ आपको आपकी तरफ से भी कोशिशें करनी पड़ती हैं, तब जा करके हम पूरा पेपर कर पाते हैं। मेरी कोशिश बस ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। और फिर वही चीज़, अभी भी अगर आप लोगों ने अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे आप सभी से बहुत उम्मीदें हैं, आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और हाँ, जब रिजल्ट आए तो मुझे कमेंट करके अपनी अपनी परसेंटेज जरूर बताइएगा। मुझे भी मतलब अंदर से ख्वाहिश रहती है ना कि हाँ अपने बच्चों की क्या परसेंटेज बनी। हमारी भी बहुत सी आशाएं आप लोगों से जुड़ी रहती हैं। चलिए, आप सभी खुश रहें, आप सभी का दिन अच्छा हो और आप सभी उगते हुए सूरज बने। इसी कामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।